हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए गाइज, आज की क्लास में मैं स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ और इस चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जैसा कि आप देख रहे हो, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इस चैप्टर में से मैं आपको फुली एक्सप्लेनेशन आज बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? फुली एक्सप्लेनेशन। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है फसल उत्पादन। क्या होता है? फसल उत्पादन। उत्पादन, फसल उत्पादन। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। प्रबंधन, प्रबंधन। मतलब कि समझ जाइए कि इस चैप्टर में हम आज क्या सीखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं कि फसल का उत्पादन कैसे होता है, पहले किस तरह होता था और कौन कौन से उपकरण इसमें यूज होते हैं, टूल्स यूज होते हैं और कौन सी प्रोसेस है। ये सारी बातें आज करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक टाइम टू टाइम आता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसमें दो दो व्यक्ति हैं या दो बच्चे हैं, जो जिनका नाम, एक का नाम बूझो है, दूसरे का नाम, क्या नाम है दूसरों का? पहेली। पहले का नाम पहेली है, दूसरे का नाम बूझो। ये लोग अपने अंकल के यहाँ जाते हैं। कब? समर ड्यूरेशन में। ठीक है, अंकल हाउस ड्यूरिंग दी समर वेकेशन, मतलब जब गर्मी की छुट्टियां होती उस टाइम पे अपने अंकल के घर जाते हैं। देयर अंकल इज फार्मर, उसके उनके अंकल क्या थे? फार्मर थे, किसान थे। ठीक है, वन डे दे सॉ, उन्होंने एक दिन ऐसा देखा, कुछ टूल्स देखे, जिन टूल्स का नाम था खुरपी, नाम था सीकल्स, नाम था सोवल्स, नाम था प्लग था। तो इनको उन्होंने कहाँ देखा? इन दी फील्ड में उन्होंने देखा। ठीक है, अब जब उन्होंने देखा तो फिर वो क्या सोचते हैं कि अंकल से बात करते हैं कि अंकल ये क्या चीज का टूल्स है, और वहां से उनके माइंड में समझ में आने लगता है कि ये टूल्स किस लिए यूज होते हैं। तो थोड़ी सी बात को हम आपको बताते हैं कि आप ये सारी चीजें पहले ही कर चुके हो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि प्लांट कैन मेक देयर फूड देम सोल, मतलब जो प्लांट होता है, बच्चों समझना बात को, जो प्लांट होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे कि ये हो गया आपका प्लांट हो गया, तो ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। कैसे बनाता है? देखो, इसमें होता है लीफ। थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, ये लीफ हो गई आपकी लीफ। लीफ में क्या आता है? सनलाइट। समझ रहे हो बात को? सनलाइट, जब सनलाइट इसमें पड़ती है तो ये क्या कर देता है? यहाँ रूट के थ्रू से वाटर ले जाता है। ठीक है, वाटर ले जाता है, तो वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इसको मिलता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और सनलाइट के प्रेजेंस में और पत्तियों में एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल। इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से ये अपना भोजन प्रिपेयर कर लेता है। राइट, तो चलिए, ये हो गया आपका प्लांट के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं बात करता हूं आगे क्या लिखा है आपका कि कैन यू रिकॉल इन द ग्रीन प्लांट इन द सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है जो कि अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। ठीक है, सिंथेसिस करते हैं। दे आर ऑन फूड, मतलब वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। अब देखो कि एनिमल क्या करते हैं कि अपना फूड कैसे फाउंड करते हैं। इंक्लूडेड ह्यूमन यू नॉट मेक इन द ऑन फूड, मतलब ह्यूमन भी अपना भोजन नहीं बनाता, तो क्या करता है? वो दूसरे पे डिपेंड रहता है। ठीक है, बट फर्स्ट इन द ऑल वाई डू वी हैव टू एट फूड, मतलब समझ में जाइए आप कि सब लोग भोजन अपना कैसे यूटिलाइज या भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं और उस भोजन को क्यों लेते हैं। तो you already know that energy from food utilized by organism for carrying out their various body functions such that digestion, respiration and excretion। समझ जाइए कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनर्जी का यूटिलाइज इसलिए करते हैं फूड से, ताकि वो हमारे जो लिविंग प्रोसेस होती है, लाइफ प्रोसेस में, जैसे आपका डाइजेशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, और इसमें सारी चीजें नहीं दिया हुआ है, जैसे कि सर्कुलेशन हो गया। तो इन सभी फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट बॉडी को पड़ती है। ठीक है, वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट, हम लोग क्या करते हैं? या तो प्लांट से फूड को प्राप्त करते हैं या तो एनिमल, या दोनों से। ठीक है, प्लांट से भी हम लोग फूड को फाइंड आउट कर लेते हैं या गेट करते हैं, या एनिमल से भी करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड इन द लार्ज पॉपुलेशन,
रेगुलर प्रोडक्शन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट, दो बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि अगर हमको जितनी पॉपुलेशन है उनको फूड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा पड़ती है तो रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए और प्रॉपर मैनेजमेंट हो। अगर देखो रेगुलर प्रोडक्शन होगा और प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तभी प्रोडक्शन उसका ज्यादा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, और ये लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो पब्लिक होती है, ह्यूमंस होता है, वो डिपेंड किस पे रहता है? फूड पे रहता है। फूड कहाँ से मिलता है? या तो एनिमल से मिलेगा या तो प्लांट से मिलेगा। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती क्या है इसके बारे में बात करेंगे कि मतलब जो आप खेती की बात करते हो ना, उनमें पहले कैसे होता था, अब कैसे होता। पहले क्या होता था? सबसे पहले लोग शेल्टर के लिए करते थे, ग्रुपिंग में रहते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे। पहले वो क्या खाते थे? फूड्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे। फिर स्टार्ट वो क्या कर दिए थे? जानवरों को मारकर खाना स्टार्ट कर दिए थे। कुछ समय बाद उन्होंने कल्टीवेट लैंड किया, लैंड को ढूंढा उन्होंने और प्रोड्यूस क्या किया? सबसे पहला जो प्रोड्यूस उन्होंने किया, राइस किया। राइस का मतलब समझ में आ गया होगा, जिसको बोलते हो धान, या सॉरी चावल बोलते हो। राइस का मतलब हो जाता है आपका चावल, ठीक है, चावल का उत्पादन किया। और पैडी का मतलब होता है धान, PADDY, पैडी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। वी प्लांट इन द सेम काइंड्स और कल्टीवेटेड वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल। अगर किसी भी, जब हम पौधों को, एक ही तरह के पौधों को कल्टीवेटर करते हैं एक ही प्लेस पे और लार्ज स्केल में हम उसका प्रोडक्शन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्रॉप कहलाता है। इट इज कॉल्ड क्रॉप। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम वीट मीन्स दैट दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट द वीट। मतलब कि अगर एक खेत जो है जिसमें गेहूं की फसल उगाई जाती है तो उसमें गेहूं की ही फसल होगी, उसी को बोलते हैं क्रॉपिंग, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर इन द डिफरेंट टाइप्स, लाइक देखो जो फसलें होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, सीरियल्स होती है, वेजिटेबल्स होती है और फ्रूट्स होती है। दीज कैन इन द क्लासिफाइड बेसिक ऑन द सीजनल। इनको क्लासिफाइड दो सीजन पे किया गया है। कौन कौन से सीजन पे किया गया है आप देखोगे तो एक सीजन पे किया गया रेनी सीजन और एक सीजन विंटर सीजन किया गया है। एक हो गया आपका रेनी सीजन और दूसरा हो गया आपका विंटर सीजन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो देखिए इन दोनों की बात मैं आगे बताने वाला हूं कि इनमें कौन कौन सी किया गया है, क्योंकि जो देखिए जो अपना इंडिया है ना, तो इंडिया कंट्री में क्लाइमेट जो होता है बहुत अच्छा है। अपने देखिए टेम्परेचर भी, क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम इन द वन रीजन टू अनदर रीजन, मतलब अलग अलग रीजन पे अलग अलग रहते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ दी कंट्री। मतलब हमारे कंट्री में अलग अलग पार्ट पे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की फसल का उत्पादन किया जाता है। डिस्पीट दी डाइवर्सिटी टू बोर्ड्स क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई। मतलब दो तरह से किया गया है। एक पहला क्या है आपका खरीफ फसल या खरीफ क्रॉप्स, दूसरा है रबी। अब देखो खरीफ की बात याद रखना है आपको कि खरीफ क्रॉप क्या होती है? रेनी सीजन होती है। कैसी होती है? रेनी सीजन इज कॉल्ड द खरीफ, मतलब जो कि बरसात में बोई जाती है, या कर सकते हो जून जुलाई से या जून से सितंबर तक में बोनी की जाती है इसकी जनरली। इसमें क्या क्या बोया जाता है? पैडी, माइजा, सोयाबीन, ग्राउंड नट और कॉटन एंड खरीफ क्रॉप्स कहलाते हैं ये लोग, ठीक है। ये जितनी भी चीजें बोनी की जाती है, ये खेतों पे उत्पादन किया जाता है, इनको क्या बोलते हैं? खरीफ फसल बोलते हैं। दूसरी बात है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप इन दी विंटर सीजन, मैंने क्या होता है? विंटर सीजन, जो ठंडी का समय होता है तब बोनी करते हैं। कब? अक्टूबर से मार्च, मतलब अक्टूबर में बोनी करते हैं, मार्च में उसकी कटाई हो जाती है। आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल रबी क्रॉप्स आर वीट, गेहूं, ग्रेप्स मतलब होता है चना, पी मतलब होता है मटर, मस्टर्ड मतलब होता है जो सरसों होता है, और लिंसिड मतलब होता है वो क्या बोलते हैं उसको? अलसी बोलते हैं। ये सारी चीजें बिसाइड इन द पल्स एंड वेजिटेबल ग्रो इन द ड्यूरिंग द समर एट मेनी प्लेस। कहीं कहीं पर समर वेकेशन में भी पल्स और वेजिटेबल का भी उत्पादन करते हैं। अब कृषि के लिए सबसे मेन चाहिए कि बेसिक प्रैक्टिस ऑफ प्रोडक्शन चाहिए आपको। तो देखिए प्रैक्टिस प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले मिट्टी को बनाना बहुत जरूरी है। देखिए ये आपकी खेत है, खेत में सबसे ज्यादा पहले आपको मिट्टी को अच्छे से बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? सोइंग करेंगे। सोइंग का मतलब होता है कि जो ग्रेन्स होते हैं उनको बुवाई करवाना। फिर आता है आपका एडिंग मेन्यूर एंड फर्टिलाइजर। देखिए मेन्यूर एंड फर्टिलाइजर बच्चों ये वाला आपका क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। तो व्हाट इज मेन्यूर, व्हाट इज फर्टिलाइजर? तो यह सब मेन्यूर क्या होता है? एक तरह का ऑर्गेनिक
और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, और फर्टिलाइजर एक केमिकल्स होता है, मतलब इनऑर्गेनिक सॉल्ट हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है। फिर आपका आता है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। तो अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सिंचाई के पहले कैसे साधन थे, अब कैसे साधन है, प्रॉपर सिंचाई कब देनी चाहिए। फिर आता है अगला प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीड। बीड का मतलब होता है जो खरपतवार, अनवांटेड प्लांट, वो कहीं कभी कभी, जैसे मान लो हमने गेहूं की फसल बोनी की और उसमें कुछ और भी आ गए, अनवांटेड प्लांट आ गए, तो उनको बोलते हैं बीड। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मेथड अपनाई जाती है। फिर आता है हार्वेस्टिंग। जब फसल आपकी बढ़िया सी मेच्योर हो जाती है तो उसकी क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग। फिर आ जाता है आपकी स्टोरेज। इन बातों को आगे अच्छे से एक्सप्लेन करके हम पढ़ने वाले हैं, या मैं पढ़ाने वाला हूं, और लास्ट तक में पूरा का पूरा आज चैप्टर पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। आ रहा मजा, समझिए, एक एक क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, एक एक पॉइंट को समझिए। आप जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उनको आगे चल के मैं सबको एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमको क्या करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या है यार, सबसे पहले समझ जाओ आपकी क्या करना। फर्स्ट स्टेप में क्या करना, बिफोर ग्रोइंग क्रॉप, मतलब जो फसल बोने से पहले, ग्रोइंग मतलब होना बोना, मतलब बुवाई करना, उससे पहले क्या करना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर इज टू टर्न दी सॉइल एंड लूजन, मतलब सबसे पहले क्या होता है, मिट्टी की जुताई करवाना, यानी उसकी मिट्टी की जो होल्डिंग है उसको ढीला करना, लूज करना। दी अलाउ द रूट इन द पेनिट्रेट, जिससे कि रूट अंदर तक आसानी से जमीन में चले जाएं सॉइल में। लूज सॉइल अलाउ द रूट इन द ब्रीथ इजिली। देखो, रूट जो होता है वो आसानी से, आप बोलोगे सर ब्रीथिंग तो वो लीफ से करता है, नहीं बच्चों, अब यह बात आप समझना कि जो आपका प्लांट होता है वो पत्तियों से तो करता ही करता है, लेकिन कुछ रूट से भी ब्रीथिंग करता है, स्टेम से भी करता है, और लीफ से तो करता ही करता है, क्योंकि लीफ में स्टोमेटा पाया जाता है। ये बातें मैंने आपको पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ स्टेम से भी करता है, रूट से भी करता है रेस्पिरेशन, ठीक है ना। आगे इसकी डिटेल क्लास में आपको मिल जाएगी, 10th क्लास तक में आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। इजिली इवन व्हेन दे डीप गो इनटू द सॉइल, व्हाई डज इन द लूजिंग द सॉइल अलाउ द रूट इन द ब्रीथ इजिली, ठीक है। लूजेंड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ इन द अर्थ बॉम्ब। देखिए, अगर लूज सॉइल रहेगी तो क्या हो जाएगा वहां पे, अर्थ बॉम्ब, माइक्रोब्स प्रेजेंट इन दी सॉइल। अब देखो, अर्थ बॉम्ब का काम क्या होता है, मिट्टी को ऊपर से नीचे करना। माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए फ्रेंड्स होते हैं, और कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए इनमी होते हैं। तो जो हमारे फ्रेंड वाले होते हैं वो आसानी से उसमें ग्रो हो जाते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फॉर्मर सिंस दे द फर्दर टर्न इन द लूज इन द सॉइल। मैंने बताया ना कि ये फ्रेंड होते हैं और मिट्टी को लूजन करने में हमको एड करते हैं। और क्या करते हैं, ह्यूमस को बना के रखते हैं टू इट, बट वाई इन द सॉइल नीड इन द टर्न एंड लूजन। लेकिन तब भी आपको किसकी जरूरत होती है, मिट्टी को लूज करने की जरूरत होती है। चलिए, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस में आपने जैसे पढ़ लिया था कि सॉइल कंटेन मिनरल्स, पढ़ा होगा आपने, सॉइल में मिनरल्स कंटेन होता है, वाटर होता है, एयर होता है, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। एंड एडिंग डेड प्लांट एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, कुछ जैसे मान लो डेड प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, गेट डिकम्पोज, मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं वो प्लांट और एनिमल्स पार्ट को जो डेड होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं, और किस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, सॉइल में कर देते हैं कन्वर्ट। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। मतलब ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं न्यूट्रिएंट, किसके लिए, प्लांट के लिए, किस में, सॉइल में। दीज न्यूट्रिएंट आर अगेंस्ट ऑब्जॉर्ब बाय द प्लांट, और वही प्लांट से जो पत्तियां आप डेड करके मेन्यूर बन गया था और उससे न्यूट्रिएंट प्लांट को मिल गया था, तो इस तरह से कंटिन्यूअस, फिर वो प्लांट में से पत्तियां आएगी, फिर वो डेड होगी, फिर न्यूट्रिएंट बनेगा, इस तरह की प्रोसेस अगेन अगेन चलती रहती। अब हम बात करें, सिंस ओनली फ्यू इन द सेंटीमीटर इन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट इन द प्लांट। अब अच्छे जानते हो कि जैसे मान लो कि आपके पास एक प्लांट आपने किया, तो उसका जो होता कुछ पार्ट में ही, कुछ सेंटीमीटर में ही उसकी रूट सपोर्ट करती है, तो इसलिए वहां पे लूज अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिएंट रिच होना चाहिए। टॉप व्हाट द प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला बात करते हैं। देखो, अगर मान लीजिए कि टर्निंग एंड लूजिंग इन द सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट द कल्टीवेटेड क्रॉप। आप यहाँ से आपको क्या पता चल जाता है कि जो अगर मिट्टी है उसको अच्छे से टर्निंग कर दें या लूजिंग कर दें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कल्टीवेटेड के लिए। अब इसको जो करते हैं, तो आप सोच रहे हो सर इसको करेंगे किस में से, चलिए उसकी भी बात करते हैं। दी प्रोसेस लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ दिस सॉइल इज कॉल्ड द टिलिंग या प्लगिंग। बात याद रखना, कीवर्ड आपका मिल जाएगा, व्हाट इज टिलिंग। तो आप क्या बताओगे, टिलिंग क्या बच्चों, टिलिंग दी प्रोसेस लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ दी सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग होता है।
बच्चों समझ में आ गया? चलिए आगे हम बात करते हैं। अब बात करने वाले हैं थोड़ा सा दिस डन बाय द लूजिंग इन द प्लग। अगर प्लग के द्वारा अगर सॉइल आपकी लूज हो गई तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसमें थोड़ी सी अगर मान लो कभी कभी क्या हो जाता है कि वो मिट्टी लूज नहीं होती, प्रॉब्लम करती है, तो उसमें क्या करते हैं, पहले हम थोड़ी सी वाटरिंग कर देते हैं। वाटरिंग का मतलब होता है सिंचाई कर देना, इरिगेट कर देना, फिर प्लग के थ्रू उसको जुताई करवा देते हैं, तो वो मिट्टी अच्छे से हमारी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। देखिए आगे बात करते हैं। प्लगिंग इन द फील्ड में बी ऑफ द बिग क्लैम्प ऑफ दिस सॉइल इज कॉल्ड द क्रैम्प्स बोलते हैं इसको, ठीक है। बड़े बड़े क्या निकल जाते हैं, बड़े बड़े उसके मिट्टी के आपका इसके बड़े बड़े मांस के टुकड़े निकल जाते हैं, पीसेस। द नेसेसरी बेक डीज इन द क्रैम्प इन द लेवलिंग द फील्ड इन द बेनिफिशियल। तो एक क्या आता है, लेवलिंग आता है, लेवलर, उसके थ्रू उसको बराबर कर देते हैं, देन उसको बाद सोइंग करते हैं और इरिगेट करते हैं। लेवलिंग सॉइल डन बाय द हेल्प ऑफ द लेवलर, मैंने बताया ना कि लेवलिंग, जिस लेवलिंग का मतलब होता है बराबर करना बच्चों, ठीक है। सम टाइम मेन्योर एड, और उसमें कुछ मेन्योर भी कर देते हैं, ठीक है। द सॉइल बिफोर टिलिंग, मतलब कि सॉइल को जुताई करने से पहले उसमें मिला देते हैं। जब जुताई करते हैं तो जिससे कि मेन्योर नीचे तक चला जाए, मतलब सॉइल के अंदर तक चला जाए। देयर विद द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द मेन्योर विद द सॉइल, ताकि प्रॉपर अच्छे से मिल जाए। दिस सॉइल इन द मॉइस्चर बिफोर सोइंग, मतलब कि अगर सॉइल में थोड़ी सी मॉइस्चर हल्का होना चाहिए तब उसकी बोनी करे तो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। देखिए एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले के जो आपका ट्रेडिशनल में कैसे करते थे, ये हो गया आपका प्लग सेड हो गया, ये हो गया प्लग सॉफ्ट हो गया, ये वाला ये पार्ट हो गया आपका बीम, और पहले बैलों से करते थे, लेकिन आज के डेट में क्या होगा, ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ आ गया। प्लग वगैरह की बात बता रहा है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम बीट को भी रिमूव कर सकते हैं। और इसको अब जरूरी नहीं, देखो अभी यहाँ पे क्या बैल से यूज कर रहा है, लेकिन पहले तो क्या करते थे, हॉर्स और कैमल का यूज कर लेते थे। लेकिन आज के डेट में नाउ डे अगर आप देखोगे ना तो ट्रैक्टर से ज्यादातर इसकी यूज करते हैं। वही क्या होता है, इट इज अ सिंपल टूल्स होता है, जो कि ये सेंटर पे नीचे सबसे नीचे लगा होता है, स्ट्रॉन्ग, ये वाला कहलाता है, ठीक है पार्ट। तो रिमूविंग द बीड एंड द लूजिंग इन द सॉइल इज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड का बना होता है या आयरन का बना होता है। यह स्ट्रॉन्ग होता है, बोर्ड इन द बेंट प्लेट इन द आयरन फिक्स इन द वन ऑफ इन ऑफ द, इसमें सॉफ्ट में यहाँ पे फिक्स होता है। ये वाला व्हाइट कलर का दिख रहा है ना आपका, यही है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब जो बाद में होई की बात करो तो होई इस टाइप से बनाया गया, ये भी जुताई के लिए काम आता है। होई भी, ये भी एक ब्लेड बनी रहती है आयरन की, और यहाँ से भी हम एनिमल को एनिमल यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ से जुताई कर लेते हैं। कल्टीवेटर मतलब होता है ट्रैक्टर वाला, मैंने बता दिया कि ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर ड्रिवन कल्टीवेटर आ गया, जिसके थ्रू लेबर और टाइम की सेफ्टी होती है। अब आता था उसके बाद सोइंग कर रहे हैं कि भैया सोइंग इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप। अगर सोइंग नहीं करोगे तो फसल कैसे उगाओगे, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सोइंग होता। बिफोर सोइंग इन द गुड क्वालिटी, अच्छा सोइंग करने से पहले आपको क्या ध्यान देना कि वो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हेल्दी सीड होना चाहिए, एंड गुड वैरायटी का होना चाहिए। आर सेलेक्टेड, मतलब इन सब चीजों को सेलेक्ट करना चाहिए। तो फार्मर प्रिफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड, मतलब जिससे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके। तो प्यारे बच्चों अगला चालू करते हैं। आर दे आर इन द सीड विच इन द फ्लोट इन द वाटर। अगर मान लीजिए कि कोई भी, अगर मान लो पानी लिया हमने और पानी में कुछ अपने सीड डाल दिया, अगर ऊपर तैर रहे हैं, जो तैर रहे हैं वो क्या होंगे, हेल्दी नहीं है, तो उनको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और ये वाले को हम क्या करेंगे, सोइंग करेंगे। मतलब कि ये वाला जो सीड है ना हमारा जो स्टोर है, ये सही से तरह से नहीं है, मतलब हेल्दी नहीं है, इसलिए इसकी बोनी करने से वो ज्यादा उत्पादन नहीं करेगा, तो उसको हमको नहीं करना, या इन सब चीजों को हटा देना। तो मतलब सबसे मेन काम यह है कि सोइंग करते समय हमें बीज का परीक्षण कर लेना चाहिए। दिस इज द गुड मेथड ऑफ द सेपरेटिंग इन द हेल्दी सीड इन द डैमेज वंस, मतलब ये पानी में डाल के कर देते हैं। लाइटर जो होता है ऊपर हो जाता है और जो अच्छा हेल्दी होता है वो नीचे आ जाता है। अब आ जाता है ट्रेडिशनल टूल्स। पहले क्या करते थे, इस तरह से बोनी करते, देख रहे हो आप कि यहाँ से बोनी एक व्यक्ति करता था, एक बैल को लेकर चलाता था, फनल सेव कराता था, वहां से बीज नीचे तक जाता था। लेकिन आज के डेट में अगर आप बात करो तो ट्रैक्टर के द्वारा ही कर सकते हैं, जिससे कि सफिशिएंट ऑफ द सनलाइट न्यूट्रिएंट वाटर फ्रॉम इन द सॉइल, अरे सॉरी अभी इसकी बात नहीं करेंगे, अभी इसको बाद में करेंगे, ठीक है ना। अभी पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल नाउ डे करते हैं, इसमें नंबर आप ये लगे रहते हैं जिसके थ्रू नीचे तक आपके सीड चला जाता है, और ये क्या करता है, बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है, किसके, फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड, से बचाता है, क्योंकि अंदर तक चला जाता है आराम से। सोइंग बाय द यूजिंग अ सीड ड्रिल
सेव टाइम और लेबर। ये शेड्यूल क्या बताता है, देखो अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, अंदर अंदर 4 होंगे, तो 4 5 9, 9 की एक ही बार में कर रहा है या 11 होगा, तो एक ही बार में कर रहा है, जिसकी वहां 11 दूनी 22, 22% लगते थे बोनी करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अप्रोप्रिएट इन द डिस्टेंस बिटवीन, प्रॉपर डिस्टेंस में करता है, अच्छे से करता है। अवॉइड ओवर क्राउडिंग नहीं होने देता। ओवर क्राउडिंग का मतलब होता है कि एक ही जगह कई सीड ना आ जाए, ठीक है, और ऐसे पौधे नहीं उगते। ठीक है, यहाँ से ये बहुत अच्छा है और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे न्यूट्रिएंट वाटर सब चीज मिलता रहता है। फिर एडिंग ऑफ मैन्यूर की बात कर रहा हूँ, फर्टिलाइजर। बच्चों थोड़ा सा समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से बताना की कोशिश करूंगा। Substance which in the nutrient in the soil from the from of nutrient for the healthy growth. The plant is called the manure and fertilizer. इसको इनको क्यों मिलाते हैं, ताकि हमको जो हमारा सीड है उसको प्रॉपर तरीके से क्या मिल जाए, न्यूट्रिएंट मिल जाए, और अगर प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट मिलेगा तो अच्छे से ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, सॉइल सप्लाई द मिनरल्स न्यूट्रिएंट क्रॉप प्रोडक्शन, दीज न्यूट्रिएंट्स आर द एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और न्यूट्रिएंट क्या होता है, प्लांट को ग्रोथ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगली चीज लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉलो, जब हमारा अच्छा से हेल्दी हो जाता तो अच्छा एक चीज और, फार्मर ग्रो आफ्टर इन द क्रॉपिंग सेम फील्ड में, बार बार उसी फील्ड में एक ही फसल को नहीं करना चाहिए। इससे क्या हो जाता है कि जैसे कोई कोई फसल होता है पोटेशियम का ज्यादा यूटिलाइज करता है, कोई सोडियम का करता है, कोई और भी किसी चीज को करता है, नाइट्रोजन को करता है, तो थोड़ा सा हमको जैसे इस बार जिसमें गेहूं बोए हैं उस अगली बार उसमें चना बोल दें, तो इससे क्या हो जाता है कि न्यूट्रिएंट चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब बच्चों मेन्यूर क्या होता है, इस बात को समझना। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, ऑब्टेन फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से बनता है। फॉर्मर डंप क्या कर देते हैं, फॉर्मर एक डंप बनाते हैं, वहां पे सब कुछ डालते रहते हैं, और वो जब अच्छे से डिकम्पोज हो जाता है उसको खेतों में डाल देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मेन्यूर। ये एक तरह का ऑर्गेनिक मेन्यूर होता है और बहुत अच्छा होता है, इजीली तरीके से हम बना सकते हैं। हमारे घरों में जो वेस्ट वगैरह होता है ना, जैसे काउ डग हो गया, इन सबको, या हमारे सब्जी के छिलके वगैरह जो होते हैं, पिल्स वगैरह, उनको सबको डंप करके बना सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ प्रिपरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट किया बच्चों ने, कैसे ये हम उनको जो भी हमारे पास सीड थे उन जो ऊपर तैर रहे हैं उनको अलग कर दिया। देखो बोनिंग किया, काउंट करके बोनी, जैसे मान लो अगर 20 सीड इन्होंने डाला और 20 ही प्लांट आ गए, मतलब सही है। इसमें देखो बहुत अच्छा है, इसमें एक भी नहीं आया, तो मतलब ये सीड खराब है, सबसे बेटर सीड ये कहलाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। अब आ जाता है हमारा फर्टिलाइजर क्या होता है। देखो फर्टिलाइजर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे अच्छा फर्टिलाइजर आगे मिलेगा, चलो आगे देखते हैं। बेटा ग्रोथ प्लांट ग्लास, फर्टिलाइजर क्या होता है, देखो ये मिल गया आपको फर्टिलाइजर। ठीक है, समझना, अच्छे से समझना बच्चों, एक ही बार में पूरा कंसेप्ट समझना आपको। फर्टिलाइजर एक केमिकल्स होता है विच रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, इसमें बहुत ज्यादा पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये क्या कहाँ बनता है, फैक्ट्री में बनता है, लेकिन जो हमारा मैन्यूर था घर पे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें होता है यूरिया होता है, अमोनिया होता है, सल्फेट होता है, सुपर फॉस्फेट होता है, पोटास होता है, और एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फॉस्फेट, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, इनका भी यूज करते हैं। ठीक है, इसमें से क्या हो जाता है हमारा सर, जब बीट, पैडी और माइजा बहुत अच्छा, बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप की बात कर रहा है, मतलब बहुत अच्छा उत्पादन होगा। ठीक है, अब ये हो गया, सारी चीजें बात हो गई कि ये होगा, लेकिन अब कुछ टाइम बाद उसको वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, अनवांटेड प्लांट भी हो जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या करना चाहिए हमको, बार बार में सॉइल का न्यूट्रिएंट के अच्छे से बनाने के लिए या प्रॉपर तरीके से उसमें बनी रहे, तो हमें रिप्लेसनिस करनी चाहिए सॉइल का न्यूट्रिएंट का थ्रू इन द क्रॉपिंग, बार बार डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप का वहां पे शोइंग करना चाहिए। ठीक है, ये बातें सारी ये हो गई। देखो बार बार करने से क्या हो जाता है कि क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि वहां पे अलग अलग मेथड के थ्रू मतलब हम क्या करें, फसलों का उत्पादन करें, एक ही फसल का बार बार एक ही फील्ड में ना करें। अच्छा, एक प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ा होगा आपने कि राइबोजियम बैक्टीरिया होता है जो कि पल्स में पाया जाता है, किसमें, पल्स में होता है। तो मतलब अगर वन सीजन की बात करें ना, एक सीजन में, एक साल में 2 सीजन होते हैं, तो किसी न किसी सीजन में उसमें पल्स की बोनी जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जानते हो कितना होता है, नाइट्रोजन 78% होता है, और नाइट्रोजन हमारा न्यूट्रिएंट का बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। अब देखो ये होगा आपका फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट के बारे में डिफरेंस है। ठीक है ना, इसी की बात मैं कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, फर्टिलाइजर मैन मेड होता है, मैंने बताया कि मैन बना सकता है, ये इनऑर्गेनिक ये मैन मेड होता है और इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है फर्टिलाइजर। लेकिन ये क्या होता है, नेचुरली सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ
कैटल डग एंड प्लांट रेसिड्यू। मैंने बताया था कि प्लांट के जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, पत्तियां वगैरह या काउ डग या कैटल डग, इनसे क्या बनता है, खाद बनता है, और ये नेचुरली होता है, डिकम्पोज होके बनता है। ठीक है। प्रिपरेशन इन फैक्ट्री कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है। ये कहाँ होता है भैया, आपके फील्ड में होता है। एक गड्ढे खन के डाल देते थे ना सर, और डिकम्पोज होने के बाद फिर निकाल लेते थे उसको सूखने के बाद। चलिए, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, फर्टिलाइजर ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन लॉट ऑफ ह्यूमस ऑफ द सोलाइड, जो मैन्यूर होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम होता है। न्यूट्रिएंट मतलब अगर बात करें हम फर्टिलाइजर में बहुत ज्यादा रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होता है। इसमें रिलेटिव लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, जो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए तो फर्टिलाइजर में ज्यादा होता है, जबकि मेन्यूर में एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर कम होता है। चलिए, एडवांटेज ऑफ न्यूट्रिएंट से क्या होता है, देखिए एडवांटेज ऑफ न्यूट्रिएंट से क्या होता है, तो आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है, इनहेंस इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, और ये क्या करते हैं, पोरस बना के रखते हैं जिससे कि गैसेस एक्सचेंज हो सके। इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स का उत्पादन भी ज्यादा करते हैं, इंपॉर्टेंट इन द टेक्सचर ऑफ द फील्ड के लिए भी काम करता है। अब आ जाता है आपका इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है बच्चों सिंचाई। और पानी की जरूरत क्यों पड़ती है पौधों को, क्योंकि वो अपना ग्रोथ करने के लिए भोजन जो बनाते हैं सनलाइट के थ्रू, तो पानी की जरूरत पड़ती है, तो हमको मतलब टाइम टू टाइम उस पर वाटरिंग करनी चाहिए। ठीक है। अगला आ जाता है आपका इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, क्या बात है, सप्लाई दी सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन कहलाता है। ठीक है ना, मतलब एक रेगुलर में अगर किसी की हम पानी की देते हैं इंटरवल में, उसको इरिगेशन बात करते हैं। थोड़ा देखो, रेनी सीजन में कम पड़ता है, विंटर सीजन में थोड़ा सा ज्यादा, और समर सीजन में बहुत ज्यादा वाटरिंग की जरूरत होती है। अब वाटरिंग कैसे देते हैं बात करते हैं। ट्रेडिशनल में मोट के थ्रू देते थे। मोट मतलब मटका है, और एक रस्सी से खींचता था, पानी भर के ऐसे नाली से डालते थे, नैरो करते एक बना देते थे। और क्या करते थे, चैन मतलब इसको घुमाते रहते थे और यहाँ से पानी निकलता रहता था। फिर ये ढेकली के थ्रू करते थे, यहाँ पे बल्टी के थ्रू, और एक राहट मतलब बैल घूमता रहता था, पानी सिंचाई होती रहती थी। ठीक है, इस तरह से पहले करते थे। अब जो ये ट्रेडिशनल, अब मॉडर्न आ गया, मॉडर्न मेथड में स्प्रिंकलर सिस्टम, मतलब यहाँ मोटर लगा देते हैं और ये पानी पूरे तरफ चारों तरफ पौधों पे डालता रहता है, लेकिन इसमें पानी थोड़ा ज्यादा लगता है। लेकिन एक मेथड और है हमारे पास, जिस मेथड के थ्रू हम बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है कि पार्टिकुलर पौधों के रूट में पानी डाला जाता है, पाइपलाइन के थ्रू उसमें कर देते हैं, पौधों के रूट में पानी डालते हैं। इसमें क्या होता है, पानी की बहुत बचत होती है, और यह टेक्निक बहुत अच्छा बटरिंग फूड्स वगैरह और प्लांट गार्डन ट्रीज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। डायग्राम, नोजल रोटेट करता रहता है, चारों तरफ घूमता रहता है, ये फव्वारे के थ्रू करता है, ये स्प्रिंकल की बात कर रहा था मैं। चलिए, ड्रिप सिस्टम की बात समझ में आ गया। ड्रिप में वाटर कम खर्च होता है और अच्छा तरीके से पौधों पर पानी पहुंचता है। फिर आ जाता है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड। बीड से प्रोटेक्शन, बीड का मतलब समझते हो, अनडिजायरेबल प्लांट जिसमें आ जाते हैं उनका प्रोटेक्शन। इससे क्या होगा कि वहाँ के जो मिनरल्स होते हैं वो पौधे खा जाते हैं, जो कि जिनकी हमको जरूरत नहीं है। दूसरी बात, वहां पे उनका जो स्पेस रहता है वो भी स्पेस खा जाते हैं, जिससे कि वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या करना चाहिए, या तो उसको निकाल देना चाहिए, या दूसरा काम क्या करना चाहिए, बीडीसाइड कर देना चाहिए। बीडीसाइड मतलब क्या होता है कि ऐसे केमिकल जो अनवांटेड चीजों को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं या नष्ट कर देते हैं, या कटिंग देम करना चाहिए, खुरपी के द्वारा उसको निदाई करवा देना चाहिए, या सीडिल के आल्सो इन द अपरूट करवा देना चाहिए बीड को। ठीक है, ये बातें आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखो यहाँ पे दवाई डाल रहा है, ये भी क्या कर रहा है, बीडीसाइड कर रहा है, स्पायरिंग बीडीसाइड कर रहा है। ठीक है, बीडीसाइड मतलब तो केमिकल जिससे कि अनवांटेड प्लांट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अनग्रोथ मतलब ग्रोथ होना बंद हो जाते हैं, और या नष्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, ये होगा। फिर अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो फसल है वो मेच्योर हो गई, तो मेच्योर होने के बाद क्या करेंगे, उसको क्रॉपिंग करेंगे। और क्रॉपिंग करने के लिए क्या दो मेथड है, या तो आप इसके सिकल के थ्रू कर सकते हो, लेकिन अब कुछ तरह में ट्रैक्टर के थ्रू भी हम उसको कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हार्वेस्टर। हार्वेस्टर क्या करता है, सिकल और मशीन के द्वारा हार्वेस्टेड क्रॉप करता है, मतलब फसल को काटने का काम करता है। और दूसरा काम ये करता है, तो फसल को काटता भी है, और यहाँ पे जो हमारे चैप्स होते हैं उनको बाहर कर देता है और ग्रेन को अलग कर देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फ्रॉम दी चैप दी प्रोसेस इज कॉल्ड इन द
थ्रेशरिंग। अब देखो, एक पहले जो होता था, अब तो हार्वेस्टिंग आ गया, तो पहले सिकल से फसल को काटते थे और फिर थ्रेशरिंग के द्वारा चैफ और ग्रेन को अलग करते थे। ठीक है, आगे देखते ये आपका कंबाइन मशीन है जो कि काट भी रहा और थ्रेशरिंग भी कर रहा है। ठीक है, तो इस कॉल्ड इन द कंबाइन। अब कंबाइन होगा। फिर विनोविंग का मतलब होता है कि जो भी उसमें कुछ लैंड, मिट्टी, स्मॉल होल्डिंग लैंड डू नॉट सेपरेट ग्रेन और चैप को अलग से नहीं कर पाती, तो विनोविंग करते हैं। विनोविंग का मतलब ये यहाँ पे फैन लगा रहता है, तो यहाँ से कचरा कचरा अलग हो जाता है और ग्रेन ग्रेन हमारा अलग हो जाता है। इसके बाद जब ये हो गया सारी बातें, तो अब जब ग्रेन हमारा अच्छे से हो गया तो उसको स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये होता है कि हमको उसको लॉन्ग टाइम के लिए रखना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इंसेक्ट नहीं होना चाहिए, रैट वगैरह जहाँ स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे रैट, चूहे नहीं होने चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए। अगर ये होते ना तो हमारा, जैसे मान लो कि हम 6 मंथ के लिए रख रहे हैं, तो वो इनको खा जाएंगे। ठीक है, तो इनके लिए कई मेथड्स अपनाई गई हैं, उन मेथड को मैं बात करूंगा। जैसे कि ये आप देख रहे हो कि ये लिखा है सोलोस फॉर द स्टोरेज ग्रेन, या ऐसे भी ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं बैग में, थ्रू बैग में बोरी में भर के भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखना चाहिए, इन सारी बातों को ध्यान रखना है, जिस बातों को पहले मैंने बताया था कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और दूसरा रैट नहीं होना चाहिए, इंसेक्ट नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज की बात आती है। लास्ट टॉपिक आपका है कि फूड फ्रॉम एनिमल। फूड फ्रॉम एनिमल से कैसे मिलता है? जैसे मिल्क होगा, जिससे आपको अगर हम बात करें तो काऊ से मिलता है, बुफेलो से मिलता है, और सी गॉड से मिलता है, सी कैमल से मिलता है। इनसे क्या मिलता है? हमारा मिल्क मिलता है। कुछ और भी होते हैं, जैसे मुर्गी पालन हो गया, इनसे भी कुछ हमको फूड मिलता है, जैसे अंडे वगैरह हो गया। गाय, अगर हम बैल को, बुफेलो को रख रहे हैं तो वो भी दूध देती है। उसी तरह हम अगर और भी पालन करते हैं, जैसे मछली पालन होगा, ये सब सारी चीजें हमको, देखो फिश भी पालन कर सकते हो। जैसे अगर मीट की बात कर रहे हो, आप मीट की बात कर रहे हो, तो मीट कहाँ से मिलेगा? फिश से मिलेगा। मांस कहाँ मिलेगा? फिश मिलेगा, या हैन से मिलेगा, हैन से मिलेगा, इनसे मिलेगा। ठीक है, और भी हम बात कर सकते हैं फूड, जैसे मान लो अगर हमारे पास ग्रेन होगा, तो ग्रेन कहाँ से मिलेगा भैया? ग्रेन, अनाज कहाँ से मिलेगा? हमारा फील्ड से मिलेगा, फील्ड सोर्स है इसका। ठीक है, और भी जैसे मान लो ग्रेन हो गया आपका, और फ्रूट होगा, फ्रूट्स भी आपको कहाँ से मिलेगा? यहीं से मिलेगा। कहाँ से? फील्ड से मिलेगा। तो अगर देखो, ये एक बात जो होता है, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है नंबर ऑफ एनिमल्स को, उसका क्या करना? पालन करना, उनको पालना, जिससे कि हमारे लिए वो क्या करते हैं? प्रॉपर फूड प्रोवाइड करते हैं। शेल्टर के लिए भी काम आते हैं। शेल्टर केयर, जैसे भेड़ बकरियां रखते हैं तो उनके जो हेयर्स होते हैं उनसे अपन कंबल्स वगैरह, ये सारी चीजें, सिल्क वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एनिमल हस्बेंड्री। बच्चों, अब आ जाते हैं पूरा चैप्टर में जो कीवर्ड्स है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मतलब मैंने क्या बताया था, जिसमें पूरी तरह की प्रोसेस हो, प्रिपेयरिंग ऑफ सोयल, फिर आपका क्या बताया था? सोइंग, सोइंग के बाद फिर क्या बताया था? मेनूर फर्टिलाइजर मिक्सिंग करना, फिर क्या बताया था? इरिगेशन, फिर वीडिंग, और फिर आपके बताया था हार्वेस्टिंग, और फिर लास्ट में आपका एक टॉपिक और था स्टोरेज। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है कि जिसमें हम एक साथ कई एनिमल्स को हम क्या कर सकते हैं, वहां पे काइंड्स ऑफ एनिमल को पाल सकते हैं। जैसे देखो ये लिखा हुआ, द फूड आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल फॉर विच एनिमल आर रियर्ड। रियर्ड मतलब होता है पालना, दिस इज कॉल्ड द एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, चलिए, क्रॉप का मतलब क्या होता है? फसल। फर्टिलाइजर मैंने बता ही दिया, फर्टिलाइजर क्या होते हैं? जो कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, फैक्ट्री वगैरह में बनते हैं। ग्रेनीज क्या होते हैं? जहां पे फसल का स्टोरेज करते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब होता है कि मेन्यूर, जो मेच्योर फसल का क्या करना है? अलग करना है, उसमें से चैफ को अलग करना, ग्रेन को अलग करना। खरीफ क्या होता है? खरीफ की फसल की मैंने बात बताया था कि ये कब, खरीफ की फसल कब होता है? ये हो जाता है जून से जुलाई होता है, जून से जुलाई होता है। ठीक है, मेन्यूर क्या होता है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जो कि प्लांट और काउ डक, कैटल डॉग से बनता है, प्लग जुताई करने के काम में आता है। रबी क्या होता है? यह अक्टूबर से लेकर, या नवंबर कह लो, नवंबर टू मार्च में होता है। सीड समझ गए होंगे, बीज होता है किसी भी फसल को उत्पादन। सेलो एक भी स्टोरेज होता है। सोइंग का मतलब होता है फसल को बोना। स्टोरेज का मतलब स्टोर करना ही होता है। थ्रेशरिंग का मतलब होता है ग्रेन और चैप को अलग करना। बीट का मतलब होता है खरपतवार, जिसको हम बीडीसाइड या खुरपी के थ्रू इसको अलग कर सकते हैं। बीडीसाइड क्या होता है? दवाई होती है जिसको बीट को नष्ट कर देती है। विनोमिंग का मतलब होता है कि चैप और ग्रेन को अलग करना इसमें से। तो आई होप आज की क्लास में आपको अच्छे से बच्चों समझ में आ गया होगा। और इसी वीडियो के नीचे इस चैप्टर के आंसर क्वेश्चन ये वाले जो हैं
सब मैंने करके दे रखा है, आप इनको कर लेंगे। ठीक है, इन आंसर के क्वेश्चन सबके आपके दिए हुए हैं और इसी वीडियो के नीचे आपको इसके आंसर पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप अपने कॉपी नोट्स बना सकते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप सभी को मेरा धन्यवाद।